सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। माशी महाज पर पाकिस्तान को एक और अहम कामयाबी मिल गई है और मुल्क की मईशत के इंडिकेटर्स बहुत तेज़ी के साथ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जिसके समरात फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी की सूरत में भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका का हाई लेवल इन्वेस्टर्स का डेलीगेशन 2 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया है। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के ग्रुप मैनेजर और ट्रम्प खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बैच कर रहे हैं। नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद इंतहाई अहमियत की हामिल है। अमरीकी डेलीगेशन के इस विजिट से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट, इकनॉमिक और बायलैटरल रिलेशंस की नई राहें खुलेंगी। दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इन्वेस्टमेंट के कई मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया भर में सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, आलमी मार्केट के बड़े प्लेयर्स, बड़े इन्वेस्टर्स और पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी की दिलचस्पी खासे उरूज पर हमें नजर आ रही है। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान में FDI में 31% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर $1.12 बिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी हुई है। सिर्फ नवंबर के महीने में ही पाकिस्तान में $219 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी यहां पर आई है। इसमें माइनिंग, पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, सीमेंट, केमिकल, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन समेत दीगर शोबों में इस वक्त FDI आ रही है। पाकिस्तान के माइंस और मिनरल सेक्टर में नवंबर 2024 में $64.73 मिलियन की सबसे ज्यादा FDI रिकॉर्ड की गई है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सर्वे रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 4% की बेहतरी रिपोर्ट की थी। इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी में मजीद इजाफा हुआ है। अब ये अमरीकी डेलीगेशन का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद, और पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट के मौके किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक टारगेट पाकिस्तान ने अगले 5 साल के लिए सेट किया है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको कंट्रोल करना है। और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी भी आ रही है, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, और अमरीकी डेलीगेशन जो आया, अब इससे हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ मजीद इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान का रुख करेंगे? ये मनसूबाबंदी करना, हद सेट करना और एम्बिशियस हद सेट करना कि एक्सपोर्ट जो हैं वो डबल हो जाएंगी, वो अच्छा एक अच्छा आइन है। लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एटलीस्ट 2 या 3 चीज़ें जिनके बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो पहला तो है बिजली का रेट। देखिए, हमारे यहाँ कोई 13 से 16 सेंट पर यूनिट बिजली का रेट चल रहा है, और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, हमारे जो कंपैरेटिव हैं, जो दूसरे ममालिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनके यहाँ बिजली का रेट 5 से 9 सेंट है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम कंपैरेटिव नहीं हो पाएंगे, बेशक जितने भी डेलीगेशन पाकिस्तान विजिट करें, उनका जो अमल है उसमें एक्शन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम बाकी दुनिया और बाकी कंपैरेटर के मुकाबले में उनको बिजली के रेट फराहम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तवानाई का सेक्टर जो है वो माशी महाज के ऊपर, या माशी आप समझिए कि जो अगर आपने 10 मंजिला या 100 मंजिला माशी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी बुनियाद जो है वो तवानाई का सेक्टर है। हम तवानाई के सेक्टर में कंपैरेटिव नहीं है। तो एक तो मामला ये है कि हमें कंपैरेटिव होना पड़ेगा बाकी ममालिक, जो हमारे कंपैरेटिव ममालिक हैं उनके मुकाबले में। इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे हमारा जो माइनिंग का सेक्टर है उसके ऊपर बहुत सारे दुनिया के ममालिक की नजर है। और उसकी एक वजह यह है कि कॉपर सेक्टर जो है, आप सोचिए कि 2030 में पूरा यूरोप और पूरी दुनिया जो है वो 0 एमिशन पे जा रही है, जिसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद जो जरूरत पड़ेगी वो विंड एनर्जी होगी, वो सोलर एनर्जी होगी, वो लिथियम बैटरीज होंगी, उसमें हर जगह पे कॉपर दरकार होगा। और हमारी जो रेकोडेकी माइन है वो 2028 में एक्चुअल प्रोडक्शन में जा रही है। तो पोटेंशियल बहुत सारा है इस मुल्क के अंदर, खासतौर पर माइनिंग सेक्टर में, लेकिन हमें कंपैरेटिव होना पड़ेगा बाकी दुनिया और हमारे कंपैरेटर्स के मुकाबले। और फारूक साहब, ये इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो पिछले साल के निस्बत हमने फिगर्स में बेहतरी देखी है, 31% की ज़्यादा FDI इन 5 महीनों में जो फिस्कल ईयर के इब्तदाई 5 माह इसमें आई है, $1.12 अरब हमारे मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ चुके हैं। तो इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी एक ट्रैक बेहतर है
हुकूमत पर एतमाद है इन्वेस्टर्स का, और अभी भी यहाँ जो पोटेंशियल है उसको लोग यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। और जाहिर है कि जो चैलेंजेस जिनका आपने जिक्र किया पावर सेक्टर का, उस पर काम तो हुकूमत कर रही है, वो पेस या रफ्तार उसकी तेज़ या स्लो, उस पर ज़ाहिर डिबेट हो सकती है। देखिए, $1 अरब की इन्वेस्टमेंट 24 करोड़ शहरियों का जो मुल्क है, वो रुझान आप कह सकते हैं कि पिछले साल से बेहतर है, उससे पिछले साल से कुछ बेहतर है। लेकिन $1 अरब की इन्वेस्टमेंट इतने बड़े मुल्क में होना, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, यूएई बहुत ही छोटा सा मुल्क है, उसने क्रिप्टो करेंसीज के कवानीन में तब्दीली के नतीजे में कोई $35 अरब की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ली है, और हमारे यहाँ $1 अरब की आ रही है, जो नई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें बिटकॉइन है, जिसमें क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अगर उस तरफ को पाकिस्तान का रुख किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये $1 अरब की इन्वेस्टमेंट जो हमने साल भर में अट्रैक्ट की है, इससे 20 से 25 गुना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सकती है। अच्छा फारूक साहब, ये तो अभी 5 माह के फिगर्स हैं, लेकिन बहुत सारे MOUs, बहुत सारी कमिटमेंट्स इस वक्त हो चुकी हैं ममालिक के साथ। उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, उसमें आज़रबाईजान भी शामिल है, अभी अमेरिका का डेलीगेशन आया है। पिछले महीने हमने रिपोर्ट किया था जब ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स आए थे, और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात से मुतालिक दी थी। तो ये इब्तदाई 5 माह गुजर गए, लेकिन जो अगले 6 माह शायद वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें कई गुना हम बेहतरी देख सकते हैं इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ऑनेस्टली ये ज़मीनी अकायद देखते हुए मुझे जिस तरह आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं ऑप्टिमिस्टिक उस तरह से नहीं। अच्छा, मुझे इक्तिसादी मंतक जो है, अगर कोई बैरूनी कंपनियां किसी मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो एफिशिएंसी देखती हैं उस सिस्टम के अंदर। उस सिस्टम के अंदर अगेन पावर सेक्टर का रेट क्या है, अगेन लीगल कार्रवाई जो है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कोई झगड़ा हो जाता है फॉरेन कंपनी का तो उसकी अदालतें कितनी जल्दी फैसला कर सकती हैं। ये 2 सबसे बड़े इशारिये हैं जो वर्ल्ड बैंक इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस अट्रैक्शन के ऊपर, और इन दोनों इशारियों में पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे है। शायद हम उसका रुख दुरुस्त करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इक्तिसादी मंतक आप ये जरूर कह सकते हैं कि आलमी सियासत के जोर के ऊपर शायद हम कुछ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, शायद उसमें कुछ कामयाबी हो जाए। अभी तक इक्तिसादी मंतक जो इकोनॉमिक सेंस है, उस हवाले से हमें बहुत कुछ करना बाकी। तो उस इक्तिसादी मंतक में कौन से 2-3 ऐसे बुनियादी पॉइंट्स हैं फारूक साहब जो हुकूमत को आप तजवीज़ करेंगे कि वो उनको लेकर ज़रा थोड़ा काम करें, थोड़ी बेहतरी पैदा करें, ताकि ये इन्वेस्टमेंट का रुझान मज़ीद तेज़ हो? चूँकि हम मुख्तलिफ ममालिक की दिलचस्पी तो देख रहे हैं, MOUs तक तो बहुत जल्दी बात चली जाती है, उसके बाद थोड़ी सी ज़रा रफ्तार हमारी स्लो हो जाती है। जी, इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक वाले दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ऑलरेडी आप समझिए कि इशारिये बता चुकी हैं। उनमें सबसे बड़ा इशारिया जो है वो आपका कंपैरेटिवनेस है, आपके जो रिसोर्स है, आपने जो इस्तेमाल करना है। जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक सेक्टर एग्जिस्ट करता है, उसमें तकरीबन 54% जो कॉस्ट है आपको आप समझिए कि रुई से आगे कपड़ा बनाने तक की, वो पावर कॉस्ट है। अगर किसी सेक्टर में 54% पावर कॉस्ट आ रही है तो पावर कॉस्ट जो है वो बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, चीन के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में हमें कंपैरेटिव करनी होगी। दूसरा, हम एक तरफ हमें बड़ा कुछ तगादात नजर आने लगते हैं। हम इस वक्त IPPs को अंडर प्रेशर ला के उनसे पुराने एग्रीमेंट जो हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके ऊपर रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। जो बैरूनी कंपनियां हैं जो फ्यूचर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो इन सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखती हैं। और अगर पाकिस्तान ने माजी में कोई एग्रीमेंट किए हैं और अब उनको रीनिगोशिएशन में डाला जा रहा है, तो ये आप समझिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक नेगेटिव इशारिया, एक मनफी इशारिया जो वो जाता है। दूसरा ये है कि बैरूनी कंपनियां लीगल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको बड़ी इंपॉर्टेंस देती हैं कि अगर वो किसी मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किसी किस्म का झगड़ा होता है तो उस झगड़े को अदालती निज़ाम कितनी एफिशिएंसी से, कितनी जल्दी से और कितनी आज़ादाना आप समझिए राय से उसका हल निकालता है। तो 2 सबसे बड़ी चीजें हैं, तवानाई का सेक्टर
और हमारा अदालती सेक्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद है कि अमेरिकन डेलीगेशन का जो दौरा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब देखना है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में मज़ीद कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। और पिछले 1-2 रोज़ में एक बड़ी डेवलपमेंट जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में और बिज़नेस की दुनिया में हुई है वो चाइना की AI ऐप की बढ़ती हुई मकबूलियत है, जिसने अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्टर्स को खौफ में मुब्तला कर दिया है। चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट और डीप सीक गुज़िश्ता हफ्ते ही मुतारिफ कराया गया था, जो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली मुफ्त ऐप बन चुकी है। DeepSeek V3 AI ने पॉपुलर प्रोग्राम ChatGPT को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद DeepSeek AI की दुनिया में इस वक्त सर फहरिस्त आ चुकी है। DeepSeek की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने वाली NVIDIA और AI से मुंसलिक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल समेत दीगर टेक कंपनीज के शेयर्स की कीमत में काफ़ी कमी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने वाली कंपनीज NVIDIA के शेयर्स की कीमत में 16.9% कमी हुई है, जिसका वॉल्यूम $500 अरब बनता है। दूसरी कंपनी ब्रॉडकॉम के शेयर्स में 17.4% और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में 2.14% और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबीट के शेयर्स में भी 4% से ज़्यादा की कमी हुई है। DeepSeek AI चैटबॉट किसी और राइवल ऐप के मुकाबले में बहुत ही सस्ती है। चीनी AI चैटबॉट DeepSeek की बढ़ती हुई मकबूलियत और अमरीकी AI सेक्टर को बाईपास करने की वजह से अमरीकी AI सेक्टर में होने वाली इन्वेस्टमेंट पर सवालात भी खड़े हो गए हैं। एक हफ्ता कबल ही OpenAI समेत दीगर कंपनीज के ग्रुप ने अमरीका के AI सेक्टर में $500 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखी सरमायाकारी करार दिया था और साथ ही ऐलान भी किया था कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर अमरीका में ही रहेगा। DeepSeek ऐप की मैन्युफैक्चरिंग में ओपन सोर्स DeepSeek V3 मॉडल को इस्तेमाल किया गया है और मैन्युफैक्चरर्स का ये दावा है कि ये AI चैटबॉट DeepSeek सिर्फ 6 मिलियन की लागत से तैयार की गई है, जो दीगर राइवल कंपनीज के मुकाबले में अरबों डॉलर सस्ती है। DeepSeek के रिसर्चर्स के मुताबिक वो अवेलेबल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल और तब्दील कर सकता है। सिलिकॉन वैली के एक इन्वेस्टर और ट्रंप के मुशीर मार्क एंडरसन का कहना है कि DeepSeek R1 की कामयाबी बहुत ही हैरानकुन है। जिस तरह 1957 में सोवियत यूनियन की जानिब से स्पुतनिक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च अमेरिका के लिए हैरानकुन था, DeepSeek AI स्टंट की अचानक मकबूलियत के बाद होने वाले साइबर अटैक्स की वजह से रजिस्ट्रेशन को आर्जी तौर पर महदूद करने का ऐलान भी कर दिया गया है। अब जो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी मार्केट्स हैं ये किस हद तक मजीद तब्दीली लेकर आ सकती है, जो ऑलमोस्ट ये 1 ट्रिलियन का एक डाउनफॉल हमने देखा है, ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अबू अब्दुल्ला अशर साहब AI एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अबू अब्दुल्ला अशर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये पिछले 1-2 रोज़ में जब ये खबर आपके सामने आई कितनी हैरानकुन थी। दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर्स खर्च करती हैं, वो इस सिर्फ $1 मिलियन से भी कम की ऐप के नतीजे में अब तक अरबों डॉलर्स का नुकसान उठा चुकी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिस वाज सरप्राइजिंग फॉर अस इन द इंडस्ट्री। और आई विल टेक सम टाइम ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड हाउ वर दीज चाइनीज काउंटर पार्ट्स टू द US ये स्टेप किस तरह ये कर पाए थे। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये लगता था पिछले 1-2 साल में जब से ChatGPT या ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं, हमें ये लगता था कि जो सोल्यूशन है वो सिर्फ ये है कि आप डेटा को लें, आप GPUs और कंप्यूट को लें एंड दैट इज द ओनली थिंग यू नीड। तो आपके पास मेटा जो है, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, वो $65 बिलियन लगा रही थी इस साल 2025 में टू बिल्ड द लार्जेस्ट सर्वर फार्म जहाँ पे ये डेटा कंप्यूट हो सके। तो और माइक्रोसॉफ्ट ने $100 बिलियन से ऊपर लगाए हैं, अमेजोन ने $100 बिलियन से ऊपर लगाए हैं। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ केपेक्स इन्वेस्टमेंट जो हुई थी इन दीज कंप्यूट के लिए और डेटा को कंप्यूट करने के लिए, ताकि वो बड़े से बड़े मॉडल जो हैं वो बना सकें। अब ये जो सारा केपेक्स इन कंपनीज ने अपनी बुक्स के ऊपर लिया है उनका, और जो उनके शेयर्स गिर भी रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो DeepSeek ने करके दिखाया है जो बहुत सिग्निफिकेंट है और इवन पाकिस्तान के लिए और छोटी कंट्रीज जिस तरह हमारी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने ये दिखाया है कि जो टेक्निक है, मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो कंप्यूट को ट्रम्प कर सकती हैं, लेकिन टेक्निक्स कैन ओवर पावर कंप्यूट। तो इन्होंने क्या किया है कि पिछले कुछ सालों में कुछ नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराई गई थी, उसमें मिक्सचर ऑफ एजेंट्स था, चेन ऑफ थॉट थी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थी। ये सारी AI और मॉडल्स को बनाने की टेक्निक्स होती हैं। इन्होंने उन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, जो हम सबको पता है,
उन्होंने उन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कम कंप्यूट के साथ, कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये मॉडल प्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त सिलिकॉन वैली में और यूएस में हर कोई ये सोच रहा है कि जो हम लोगों ने इतना केपेक्स अपनी बुक्स के ऊपर लिया है और ये इन्वेस्टमेंट की है, इसका हम करेंगे क्या। और यही वजह है कि उनके स्टॉक्स भी गिर रहे हैं और एक थोड़ा सा पैनिक मचा हुआ है, बिकॉज अब ये पहली बार स्टैब्लिश होता जा रहा है पिछले 3 सालों के अंदर कि जो एआई की टेक्निक्स हैं और जो आप मल्टीपल मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी दे आर सफिशिएंट एंड यू डोंट जस्ट नीड कि आपके पास कंप्यूट और डेटा हो। मे बी यू कैन लुक एट अदर सिनेरियोज जहां से आप ये मॉडल की परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सकती है। तो अब अबू अब्दुल्ला साहब, ये भी सुना कि डीप सीक इस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके डाउनलोड्स में भी बहुत बड़ी तादाद में पिछले चंद घंटों में या एक आध 2 रोज़ में इजाफा हुआ है। तो अब अगर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी सर्विस मिल जाएगी तो फिर पेड सर्विस की तरफ तो कोई भी नहीं जाएगा, जिस बड़ी इन्वेस्टमेंट का भी आपने जिक्र किया अब इन कंपनीज़ का, और फिर उनमें एआई सेक्टर का इस वक्त फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? सर मुझे ये लग रहा है कि हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि क्योंकि ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि आप और मैं अपने पास किसी भी क्लाउड पे इसको होस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक जो मेजर इम्पैक्ट आया है दुनिया में वो ये है कि हमें हर किसी को ये लगता था कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज जो हैं वो सॉर्ट ऑफ लाइक प्रोटेक्टेड हैं और उनके पास एक बैरियर्स ऑफ एंट्री है और हर बंदा ये काम कर नहीं सकता। तो डीप सीक ने उन्होंने जो है ना वो इस कैसल को थोड़ा सा और इस को गिराया है और उन्होंने ये शो कराया कि यार कोई भी छोटी कंपनी जो है इसमें अंदर आ सकती है। अब मुझे जो इसका इम्पैक्ट हमारे एंड से नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि 2025 में हम ये देखेंगे कि लोग डेटा और जीपीयूज के अलावा एआई और मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं उन पे फोकस करेंगे। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एज अ डेवलपिंग कंट्री जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल तो है, हमारे पास जो है वो वी हैव अ लॉट ऑफ पीएचडीज एंड एमफिल्स एआई एंड मशीन लर्निंग के अंदर ही वी आर वर्किंग विद देम। हमारे पास ह्यूमन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल काफी ज्यादा है, क्योंकि टेक्निक जो है ना ये ह्यूमन कैपिटल का काम है, राइट। तो यहाँ पे हमें टेंस एंड $100 of million की मशीनें नहीं लेनी, जो हमारे पास नहीं है वो उस तरह का कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्योंकि हमारे पास है, हम लोग अगर इस वक्त टेक्निक्स पे फोकस करना स्टार्ट करें और हम ये देखें कि किन टेक्निक्स से हम लोग मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, वो एक इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हो सकती है टुवर्ड्स द राइज ऑफ एआई। सही। और ये जिस तरह डीप सीक को हमने पिछले 2 रोज़ में एक अपनी मकबूलियत के उरूज पर जाते देखा, इसका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ इससे भी लो कॉस्ट कोई ऐप या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो उसका उन्हें भी खातिर ख्वाह फ़ायदा हो सकता है। फिर डीप सीक से भी आगे की कोई टेक्नोलॉजी की तरफ हम या कोई और डेवलपिंग मुल्क जा सकता है इस वक्त। हाँ सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ। अभी मतलब आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब जो डीप सीक को देख रही हैं और वो कह रही हैं कि यार, और काफ़ी इन्वेस्टर्स एंड काफ़ी कैपिटल, लोकल कैपिटल, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल हो सकता है वो डीप सीक को देख के बोले कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, $6 million की इन्वेस्टमेंट थी, ये तो हम भी बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पे डीप सीक का ही, क्योंकि वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स मॉडल है, क्यों ना हम उसी को उठाएं और उसको फर्दर ट्रेन करें, फर्दर इंप्रूव करें और अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पे डालें। मेरी सजेशन टू योर ऑडियंस विल बी कि आई थिंक नाउ इज द टाइम दैट वी शुड फोकस ऑन टेक्निक्स, मशीन लर्निंग की डिफरेंट टेक्निक्स, क्योंकि डीप सीक ने सिर्फ टेक्निक इस्तेमाल की है, उन लोगों ने बेसिकली जो है ना एक सुपीरियर टेक्निक इस्तेमाल की है रादर देन फोकसिंग ऑन जीपीयूज एंड डेटा। आई थिंक वी शुड बी फोकसिंग ऑन टेक्निक्स एंड वी शुड बी सीइंग कि हम लोग कौन सा वो इनोवेटिव टेक्निक मशीन लर्निंग में निकाल सकते हैं विच कैन एक्चुअली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक दैट शुड बी द फोकस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आवर्स, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इंटेलेक्चुअल कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है। सही। और अब जो ये अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ चैट जीपीटी या दीगर ममालिक मजीद इस पर इन्वेस्ट करके और इस टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की एक सोच रखते थे, अब ये कैसे कम्पीट कर सकेंगी डीप सीक से, या फिर अगर डीप सीक के बाद कोई और डेवलपिंग कंट्री आगे आता है या चाइना से ही कोई और इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है और मजीद लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आई जाती है, तो फिर इनके लिए तो कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सर इट्स राइट नाउ जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बैटल है ना, इट्स अ डॉग फाइट, राइट। सो एवरीबडी इज लाइक गोइंग फॉर दैट बैटल। आई थिंक अब होगा ये, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि यही टेक्निक्स जो डीप सीक ने इस्तेमाल की हैं, इन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई,
Anthropic, Gemini, Google का, they will all be using these techniques and I think अपना capex तो ये ज़ाया नहीं होने देंगे. तो I think we are about to see huge improvements in AI, machine learning. ये models are significantly going to improve now. इनकी performance significantly और increase होने वाली है 2025 में. And I think what is more exciting is कि पिछले 2023 में हम लोगों ने काफ़ी देखा था कि models की जो performance थी ना वो पहले बहुत exponentially बढ़ रही थी. अब जो है वो सडनली ना जो डिफरेंस था ना नए मॉडल्स में फ्रॉम द प्रीवियस वन, वो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था, वो गैप इतना ज्यादा नहीं था. सो आपके पास मुझे ये लगता है कि यार एट दिस पॉइंट ये इंटायरली पॉसिबल है कि बिकॉज नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होंगी, सो वी माइट एक्चुअली सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दीज मॉडल्स. और अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान में ये पोटेंशियल मौजूद है कि हम डीप सीक जैसी कोई इस तरह की ऐप जो जिसने रातों रात पूरी दुनिया का मंजर एक तरह से पलट कर रख दिया है, तो ऐसी कोई ऐप हम तैयार कर सकें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम भी ला सकें, हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. आई डोंट थिंक कि आपके पास जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपको चाहिए डीप सीक जैसी चीज़ बनाने के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली अवेलेबल इन पाकिस्तान. आई थिंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, बट आई डोंट थिंक कि वी विल स्ट्रगल विद दीज थिंग्स. आई थिंक हमारा जो फोकस ऑफ रिसर्च है ना, दैट नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड, बट एब्सोल्युटली वी कैन मेक इट इन पाकिस्तान. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. अबू साहब ये एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे. एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है. इंटरेस्ट रेट में सिर्फ 1% की कमी की गई है, जिसके बाद अब शरह सूद 12% पर आ गई है. अप्रैल 2024 में शरह सूद 22% थी. 9 माह के दौरान 5 से 6 मरतबा हमने इसमें बड़ी कमी देखी है. और इकनॉमिक एक्सपर्ट्स, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ और इन्वेस्टर्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कम होने से मुल्क में बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कमी आएगी और मुल्क की इकॉनमी पर इन्वेस्टर्स का एतमाद यकीनी तौर पर बहाल होगा, जिससे नई इन्वेस्टमेंट के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे. साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट कम होने से हुकूमत पर मौजूद कर्ज और सूद की अदायगी का बोझ भी फौरी तौर पर कम होता है. एक अंदाजे के मुताबिक इंटरेस्ट रेट 13% पर आने से कर्जों और सूद की अदायगी में 1300 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया था. करंट फिस्कल ईयर के लिए सूद की अदायगी का हदफ 9800 अरब रुपए रखा गया था और यह हदफ तकरीबन 18% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रखा गया था. अगर शरह सूद में मजीद कमी आने वाले दिनों में होती है तो सूद का खर्चा 8500 अरब रुपए तक हो सकता है. माशी माहिरीन के मुताबिक इंटरेस्ट रेट अगर मजीद कम हो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में और सिंगल डिजिट में आ जाए तो ये एक आइडियल परसेंटेज हो सकती है. 3% रेट चूँकि बैंक भी लेता है, फिर 12, 13 या 14% पर कारोबार यकीनी तौर पर आसानी के साथ किया जा सकता है. लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इस वक्त खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा है. पड़ोसी मुल्क भारत में इंटरेस्ट रेट 6.5% है, बांग्लादेश में 9%, चीन में इस वक्त 3.1% है, इंडोनेशिया में हम देखते हैं कि 5.75% है, अमेरिका में 4.5%, इंग्लैंड में 4.7% है, कनाडा में इस वक्त शरह सूद 3.25% है, ऑस्ट्रेलिया में 4 से थोड़ा ज़ायद है, मलेशिया में 3% पर है, सऊदी अरब में 5% पर इस वक्त ये रेट मौजूद है और डिफ़ॉल्ट होने वाले मुल्क श्रीलंका में भी इस वक्त शरह सूद सिंगल डिजिट में यानी 8% की शरह पर मौजूद है. तो दुनिया के जिन ममालिक में शरह सूद सबसे कम है उनमें जापान फहरिस्त है, जहाँ पर शरह सूद इस वक्त -0.1 है और यही वजह है कि दीगर ममालिक में तरक्की की रफ्तार इस वक्त पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है. अब हमारी बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि 4 से 5% की इसमें कमी की जाए, तो अब उनका इस पर क्या रिएक्शन है हम जानेंगे. अहमद अजीम अलवी साहब से, सदर हैं साइड इंडस्ट्री एरिया के. बहुत शुक्रिया अहमद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला. अब ये आप लोगों की भी डिमांड थी कि 4 या 5% की कमी की गुंजाइश इसमें है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो फिर उस प्रोपोर्शन के हिसाब से वो मुनासिब भी था. लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मोहतात रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया है. माजी में जो 5 रिव्यूज़ आए थे उसमें फिर कम से कम 2%, 2.5% की कमी हो जाती थी, इस बार सिर्फ 1%. क्या रद्द-ए-अमल है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम अरबाब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अरबाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैं इसको मोहतात रवैया कहूँ या शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं है बिजनेस कम्युनिटी पे, जो इतना स्लो कछुए की चाल जैसा कमी कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट पे. हालांकि इन्फ्लेशन अच्छा है, हालात अच्छे हैं. अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे जाएं तो इस वक्त कारोबारी हालात पाकिस्तान के लिए बहुत ही फेवरेबल है. इस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि काश ये कोई नहीं करते 5%. ठीक है जी, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना बड़ा रिस्क गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही, लेकिन स्टेट बैंक 2% करके और अगला ऐलान कर सकता था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इंशाल्लाह अगली बार जब हम ऐलान करेंगे 2 महीने बाद
तो उसमें 2% और कम कर जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बिजनेस कम्युनिटी का। अब जो लोग आगे ऑर्डर्स लेने जा रहे हैं, जो मशीनरी बाय करने जा रहे हैं, उन सबका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता, अपने तरीके से कारोबारी एक्टिविटीज को वो टाइमली शुरू कर सकते और अगले 2% पे भी और अपना बिजनेस बढ़ा सकते थे। मेरा ख्याल में ये स्टेट बैंक को फ्यूचर के ऐलान करने चाहिए यदि हम इतने दिनों में इतने परसेंटेज पे ले आएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज इतना कम पॉलिसी रेट इन्होंने कम किया है, सिर्फ 100 पॉइंट्स का इन्होंने जी किया है, माइनस किए हैं। थोड़ा सा लोग इस पे कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। तो अहमद साहब, जब हम कोई बड़ा हुकूमतें को बड़ा टारगेट सेट करती हैं तो फिर उसकी प्लानिंग भी बड़े अच्छे तरीके से होती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब हमें अगर अगले 4 से 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, और हम इस वक्त देख भी रहे हैं, पिछले दिनों में खबर आई थी हेम टेक्सटाइल में $3 अरब से ज़ायद के इस वक्त ऑर्डर्स मिल चुके हैं हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो अगर इंटरेस्ट रेट को हम उसी अंदाज से प्लान करके तेज़ी के साथ कम नहीं करेंगे तो कैसे भरपूर तरीके से हमारे एक्सपोर्टर्स या हमारी बिज़नेस कम्युनिटी फ़ायदा उठा सकेगी? यानी कहीं प्लानिंग या एग्जीक्यूशन की कोई कमी है, या एक बहुत ही ओवर कॉशियस इस वक्त आप अप्रोच कह सकते हैं स्टेट बैंक की? अपने तरफ से तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की बिजनेस कम्युनिटी पे कॉन्फिडेंस की कमी है। स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। हमने हमेशा एक बात की है कि जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ के अरबाब इक़्तिदार हैं वो हमें ऑन बोर्ड लें। हम उनसे जो वादे करेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरे करेंगे। वो हमें सिर्फ एक अच्छे हालात, अच्छे एटमॉस्फेयर करके दे दें। वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं पाकिस्तान की प्लानिंग का, अगले दिन गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है 26%। तो एक एज ए बिजनेसमैन समझ नहीं आता है कि आदमी किसकी बात पे यकीन करे, किसकी बात पे चले। हम तो हमेशा यही बात करते रहे कि जी इस मौजूदा हालात में पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन दोनों पे काम करना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को सुन रही है। मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुन रहे हैं। इनके जो ऐलानात हैं मुल्क में तरक्की करने के, मुल्क में कारोबार लाने के, इन बेसिक पॉइंट जितना 1% कम करने से तो वो कारोबारी हालात नहीं, मौजूदा कारोबारी हालात तो ऐसे नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं है कि लोग बढ़ के आगे कोई काम कर सकें, कारोबार ला सकें। आप मुझे बताएं ना, क्या ये फिजिबल बैठता है कि 12% प्लस जो बैंक के चार्जेस हैं कायपुर वगैरह मिला के, तो कौन रियलिस्टिक उसमें किसका इतना रिटर्न है कि इतने पैसे वापस कर सके बैंक को? तो इनको कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर लानी चाहिए कि जो कारोबारी हल्का है वो बैंकों से चीजें अवेल कर सके, उनसे फायदा उठा सके और मुल्क का पहिया चले, कारोबार का पहिया चले, लोगों को मुलाजमतें मिले। लेकिन ये को जो भी कुछ करना है इनको चाहिए जल्दी कर दें। ऑर्डर्स प्रोक्योरमेंट का टाइम होता है और वो टाइम निकल जाए फिर आप कुछ भी करते रहें तो वो बार बार ऑर्डर्स इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे आपने भी हेम टेक्सटाइल का जिक्र किया, हेम टेक्सटाइल से जो ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं ये बहुत राइट टाइम था कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको एडवांटेज दिए जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं कि जो कारोबारी हल्का यहाँ कारोबार लेकर आ रहा है वो अपना उधर जहन लगा के कारोबार अपना बढ़ा सके। तो मेरा ख्याल में ये 1% मैं बड़ा इससे डिसअपॉइंट। और अहमद साहब, बड़ी उम्मीद लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 27 जनवरी को शायद चलें सिंगल डिजिट में नहीं जाएगा स्टेट बैंक, इतना बड़ा एक चेंज नहीं करेगा, लेकिन कोई 10 के आसपास 10 साढ़े 10% तक लाने का एक मार्जिन मौजूद था। और जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई उससे कुछ ही देर पहले, उससे चंद मिनट पहले वज़ीर आज़म भी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर वो उनकी तो एक ख्वाहिश है कि वो सिफर कर दें इस इंटरेस्ट रेट को। तो इंटेंशन हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में अमल दरामद उस पर नहीं नज़र आ रहा। कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है या कुछ वाकई अभी भी मुश्किलात और चैलेंजेस हुकूमत के एंड पर मौजूद हैं? क्या लग रहा है आपको? जनाब, जबरदस्त किस्म का अमीन मैं क्या कहूँ, गैप नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म कोई बात करते हैं, उनकी टीम कोई बात करती है। वज़ीर आज़म बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं कि हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, अगले दिन 26% गैस बढ़ा दी जाती है। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब। आप मुझे बताएं ना कि कैसे आदमी किसकी बात पे बिलीव करे कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करने जा रहे हैं और आपने एक साल में 1100 से 3500 आप गैस लेके चले गए, तो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सकती है?
आप किसी कारोबार में जो अच्छे पे मास्टर्स होते हैं उनको आप इंसेंटिव्स देते हैं, उनको आप मिनिमम प्रॉफिट पे चार्जेस लगाते हैं। यहाँ तो इंडस्ट्री जो गुड पे मास्टर है, चाहे बिजली की ले लें चाहे गैस की ले लें, उसको आप रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री तो सर्वाइव नहीं करेगी। आपके सामने क्या पोजीशन है इंडस्ट्री की, कितनी तेजी से इंडस्ट्री बंद हो रही है। अभी मेरे पास एनर्जी सेक्टर के कुछ लोग आए हुए थे, वो उनका सारी फिक्र यही थी कि जी अब उनके पास जो बैकअप है एनर्जी का उस तरह से कंज्यूम नहीं हो रही, तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि जी आगे ऑर्डर पॉलिसीज पे आगे के जो है वो ऑर्डर, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं सारी। हमें जो भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, उसको स्टेक होल्डर्स जो लीडर्स हैं उनको साथ लेके बैठें कि भाई हम ये ऐलान करने जा रहे हैं, इसमें एक डिस्कशन हो, इसमें आर्गूमेंट हो, हेल्दी आर्गूमेंट हो कि जी आप इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लें। जैसे आप कह रहे हैं भाई 2.5% नहीं आप कर सकते, आप 2% कर देते हैं और आप साथ में ऐलान करते कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे, हमें सही रिस्पॉन्स मिला तो इंशाल्लाह अगली बार फिर 2.5%। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि जो लोग ये ऐलानात कर रहे हैं या जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो किसी से कम है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बैठाएं, ऑन बोर्ड लें, एक कॉन्फिडेंस, एक ऐसी आबोहवा डेवलप हो, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कॉन्फिडेंस एक दूसरे का बिल्डअप हो, हमें लगे कि हम ऑन बोर्ड है। हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के जो वो देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं आगे बिजनेस का, वो हम आगे तक लोगों तक पहुंचा सकें कि जी आप हमें ये करके दें, हम आपको फॉरेन एक्सचेंज ला के देंगे और इतना % बढ़ा देंगे। ठीक है, सिर्फ अखबारी बयानात तक ना रहे बल्कि प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड चीजें हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अजीम अलवी साहब, इंडस्ट्रियल एरिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।